नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में अब कभी भी जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इस्लामाबाद की बैठक के फेल हो जाने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच धमकियों का दौर शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना ईरान को खत्म कर देगी, लेकिन ईरान पर उनकी धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। उल्टे ईरान अमेरिका को ही चेतावनी दे रहा है कि अगर समझौता चाहिए तो ईरान का सम्मान जरूरी है। उसकी तरफ से जंग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों देश दोबारा जंग लड़ने वाले हैं या फिर समझौते की कोशिशें रंग लाएंगी। लेकिन ईरान के रुख को देखते हुए सवाल ये है कि क्या ईरान के आगे झुकेगा अमेरिका, क्योंकि ईरान की शर्तें नहीं मानी गई तो समझौता नामुमकिन है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। जंग के बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद में पड़ी फूट। पीएम नेतन्याहू ने अपने वफादार गोफमैन की नियुक्ति को दी मंजूरी। मौजूदा चीफ बार्निया ने ताकत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। हंगरी के पीएम ओरबन को मिली करारी चुनावी शिकस्त। 16 साल बाद सत्ता से हुए बेदखल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर होने की चुकानी पड़ी कीमत। चीन की नई साजिश भारत के लिए खतरा। पीओके और अफगान बॉर्डर के पास बसाई नई काउंटी। काशगर प्रशासन के अधीन होगा उइगुर प्रांत में बना ये नया जिला। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया की वो अनोखी जमीन जिसे कोई देश नहीं चाहता। नक्शे पर होकर भी क्यों लावारिस है ये इलाका। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में गवाही देने से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मांगी छूट। आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने उनकी जान को बताया खतरा। केस को 2 हफ्ते के लिए टालने की मांग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा चुनौतियों के बीच एक बड़ी घटना आई सामने। अरब सागर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर बलूच विद्रोहियों का हमला, 3 की मौत। नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक। सैन्य जेट विमानों ने आतंकवादियों का पीछा करने के दौरान गलती से एक गांव के बाजार पर की बमबारी। 200 लोगों के मारे जाने की आशंका। पापुआ न्यू गिनी में चक्रवात मैला का कहर। 11 लोगों की गई जान, कई लोग घायल। भूस्खलन ने मचाई तबाही। बड़ी संख्या में घरों और बुनियादी ढांचों का हुआ नुकसान। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में असफल वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम अच्छी तरह से कायम है। वहीं दूसरी तरफ वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अमेरिकी सेना सही वक्त आने पर ईरान को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस्लामाबाद की बैठक के फेल हो जाने पर ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वापस आते हैं या नहीं। अगर वे वापस नहीं आते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ईरान ने संकेत दिया कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वे अब भी इसे चाहते हैं और पिछली रात उन्होंने ये बात साफ कर दी थी। लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति की घोषणा के मुताबिक अमेरिकी सेनाएं 13 अप्रैल को अमेरिकी समयानुसार सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकेबंदी लागू करना शुरू कर देंगी। ये नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करने वाले सभी देशों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, जिसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित सुविधाएं भी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की धमकियां और उसकी इन कार्रवाइयों का ईरान पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची उल्टे अमेरिका को ही चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि 47 सालों में उच्चतम स्तर पर हुई गहरी बातचीत में ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के साथ अच्छी तरह से बातचीत की, लेकिन जब हम इस्लामाबाद एमओयू से बस कुछ ही इंच दूर थे तो हमें बहुत ज्यादा मांगों, बदलते टारगेट्स और रुकावटों का सामना करना पड़ा। कोई सबक नहीं सीखा गया। अच्छाई से अच्छाई मिलती है और दुश्मनी से दुश्मनी का जन्म होता है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का भी कहना है कि वो अमेरिका के हर कदम के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने जरूर कहा कि अगर अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही छोड़ दे और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करे तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते जरूर मिल जाएंगे। यानी ईरान अभी भी वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका अपनी मनमानी छोड़कर ईरान का पक्ष भी समझने को तैयार हो। और इन सब के बीच ईरान तेजी से खुद को मजबूत भी करने में जुटा हुआ है। वो युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुए ठिकानों को दुरुस्त कर रहा है।
समाचार एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और तबरीज के बीच और तबरीज और मशहद के बीच क्षतिग्रस्त रेलवे लाइनों की मरम्मत कर दी गई है, जिससे 4 से 5 दिनों के निलंबन के बाद ट्रेनों की सेवा दोबारा शुरू हो गई है। यानी ईरान का रुख साफ है कि आप समझौता चाहते हैं तो समझौता होगा, और अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी। ईरान के ये तेवर ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस जंग में अब अपनी जीत सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में उनका गुस्सा अब पोप लियो 14 पर भी फूट पड़ा। उन्होंने इस जंग को लेकर पोप लियो के रुख की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो परमाणु हथियार रखने को जायज ठहराए। वो ऐसे व्यक्ति है जो ये नहीं मानते कि हमें ऐसे देश से खिलवाड़ करना चाहिए जो परमाणु हथियार चाहता है ताकि वो दुनिया को तबाह कर सके। दरअसल पोप लियो ने पिछले हफ्ते ईरान के लोगों के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी और उनकी धमकियों की कड़ी निंदा की थी और उन्हें बिल्कुल अस्वीकार्य बताया था, और अब इसे ही लेकर ट्रंप ने उन पर भी निशाना साधा है और साथ ही अमेरिका के नेटो सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए बड़ा ऐलान भी किया है। ट्रंप ने कहा है कि नेटो पर अमेरिकी खर्च की गंभीरता पूर्वक जांच की जाएगी। इससे पहले वो इस संगठन से बाहर निकलने के भी संकेत दे चुके हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग में कोई भी नेटो सहयोगी अमेरिका के साथ नहीं आया। और अब जब ट्रंप को इस जंग में जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही तो उनके बयानों से उनकी बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। बहरहाल मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक दौर में पहुंच गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान जंग के बीच इजरायल में शुरू हुए आंतरिक टकराव की। तो इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ भले ही उसका 2 हफ्तों का सीज फायर चल रहा है, लेकिन लेबनान के साथ उसकी जंग जारी है। और इस बीच इजरायल के अंदर ही एक और नया मोर्चा खुल गया है, जिससे पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानी बढ़ गई है। इजरायल की प्रमुख खुफिया एजेंसी मोसाद को नया चीफ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 12 अप्रैल को मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को मोसाद का अगला चीफ नियुक्त करने को मंजूरी दे दी। हालांकि गॉफमैन की नियुक्ति पर इजरायल के अंदर ही विरोध होने लगा है। बता दें कि रोमन गॉफमैन 2 जून से मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बार्निया की जगह लेंगे। बार्निया का 5 साल का कार्यकाल इसी दिन पूरा हो रहा है, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रोमन गॉफमैन की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान किया है और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन अधिकारी है, साहसी और रचनात्मक हैं, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान लीक से हटकर सोचने का नजरिया और जबरदस्त सूझबूझ का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इजरायली पीएम ने मोसाद के प्रमुख के रूप में गॉफमैन की नई भूमिका में सफलता की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वो इजरायल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पूरे इजरायल में रोमन गॉफमैन के नए मोसाद प्रमुख बनाए जाने से विवाद छिड़ गया है। खुद मौजूदा मोसाद चीफ बार्निया ने गॉफमैन की नियुक्ति का विरोध किया है और ऐतराज जताते हुए कहा है कि गॉफमैन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है। वहीं ओरी एल्माकायस, जिनका गॉफमैन के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है, उन्होंने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रोमन गॉफमैन की नियुक्ति को मंजूरी देने का सीनियर अपॉइंटमेंट्स कमेटी का फैसला बेतुका है। गॉफमैन की नियुक्ति मोसाद और इजरायल राज्य की सुरक्षा के लिए एक असली खतरा है। मैं यही नहीं रुकूंगा और मैं गॉफमैन की नियुक्ति को रद्द करवाने के लिए लड़ूंगा। आपको बता दें कि गॉफमैन पर आरोप है कि उन्होंने 17 साल के एक किशोर ओरी एल्माकायस को भर्ती किया था। उसे गोपनीय जानकारी दी गई जिसे उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर 18 महीने तक हिरासत में रखा गया। अब एल्माकायस का दावा है कि उस अभियान के नतीजों के बाद गॉफमैन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जिसका जिक्र करते हुए एल्माकायस ने कहा कि जिस किसी ने भी 17 साल के लड़के को अकेला छोड़ा वो मोसाद के एजेंटों को भी अकेला छोड़ देगा। और अब जिस तरह इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू पहले ही कई देशों के साथ जंग में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब मोसाद में पड़ती इस फूट से उनकी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से नेतन्याहू कैसे निपटते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे हंगरी की। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते पूरा यूरोप इस वक्त अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से एक देश हंगरी ऐसा है जो अमेरिका का समर्थन कर रहा है, और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बन को ट्रंप का करीबी माना जाता है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी के चुनाव में ऑर्बन के खुले समर्थन का ऐलान भी किया था। उन्होंने वादा किया था कि अगर ऑर्बन की पार्टी जीती तो अमेरिका हंगरी की आर्थिक मदद करेगा। चुनाव से कुछ दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हंगरी पहुंचे थे और ऑर्बन के साथ उन्होंने रैली भी की थी।
ऑर्बन की दोस्ती के चलते ही ट्रंप ने हंगरी को रूसी तेल और गैस खरीदने के मामले में छूट दे रखी थी। वैसे ऑर्बन को पुतिन का भी करीबी माना जाता है, लेकिन पुतिन हंगरी चुनाव से दूर ही रहे। और अब हंगरी चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें विक्टर ऑर्बन की 16 साल की सत्ता का अंत हो गया है। हंगरी की जनता ने देश में अमेरिकी हस्तक्षेप के चलते ऑर्बन की पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऑर्बन को दक्षिणपंथी तिस्जा पार्टी के युवा नेता पीटर मग्यार ने करारी शिकस्त दी है। पीटर मग्यार की पार्टी ने हंगरी की 199 सीटों वाली विधायिका में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। तिस्जा पार्टी 138 सीटें जीतती नजर आ रही है और जीत तय होने के बाद पीटर मग्यार ने बुदापेस्ट में डेन्यूब नदी के किनारे जमा हजारों समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने ऑर्बन की व्यवस्था को बदल दिया है और हंगरी को आजाद कराया है। अब समय आ गया है कि जिन्होंने हमारे देश के साथ धोखाधड़ी की है उन्हें इसका जवाब देना होगा। मग्यार ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका के साथ हुई डील की वो जांच के आदेश देंगे और इसी के साथ मग्यार की इस जीत से यूक्रेन और रूस के बीच सीजफायर की जो संभावनाएं बन रही हैं वो भी अब टूटती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो यानी करीब $105 बिलियन कर्ज का रास्ता साफ हो सकता है, जिसे अब तक ऑर्बन के वीटो के चलते रोक कर रखा गया था। और यह भी तय माना जा रहा था कि इस कर्ज से यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से हथियार खरीदेगा, जिसके चलते रूस के साथ उसकी जंग और तेज हो सकती है। अब मग्यार ने अपने चुनाव अभियान में यूरोपीय संघ और नेटो के साथ बेहतर संबंध बनाने का वादा किया था और अमेरिका का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वो तो कभी भी नेटो से बाहर निकल सकता है। यानी अमेरिका का एकमात्र यूरोपीय करीबी हंगरी भी अब उससे दूर जाने वाला है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन की। तो चीन को लेकर यह कहा जाता है कि वो आपदा में हमेशा अवसर की तलाश करता रहता है। एक तरफ पूरी दुनिया इस वक्त पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव में उलझी हुई थी, वहीं चीन ने भारत के करीब एक बार फिर खेल कर दिया है। चीन ने शिनजियांग प्रांत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अफगानिस्तान सीमा के करीब एक नया जिला बनाया है। सेनलोंग नाम का यह नया जिला काराकोरम पर्वत के पास बसा है। यह नया जिला भौगोलिक रूप से अफगानिस्तान के सकरे वखान कॉरिडोर से जुड़ा है। यह 74 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जो शिनजियांग की सीमा से लगती है और ताजिकिस्तान और पीओके को अलग करती है। अब चीन का कहना है कि उसकी सुरक्षा और आतंकवाद रोधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उसने यह कदम उठाया है, लेकिन उसका यह कदम भारत की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके सहारे चीन भारत को घेरने की कोशिश करता हुआ भी दिख रहा है, जिससे चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। पिछले साल भारत ने हेन और हकांग जिलों को बनाने पर भी कड़ा विरोध किया था। भारत का कहना था कि इन जिलों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेन जिले में विवादित अक्साई चीन पठार का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया था, जिससे यह द्विपक्षीय मतभेद का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। और भारत की चेतावनी के बावजूद चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की सरकार ने 26 मार्च को नई काउंटिंग सेनलिंग की स्थापना की घोषणा की है। हालांकि इसकी सीमाओं और प्रशासनिक हिस्सों की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। यह जिला काशगर प्रशासन के तहत आएगा। अब यह बात तो आप जानते हैं कि काशगर एक ऐतिहासिक शहर है जो पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है और चीन को दक्षिण और मध्य एशिया से जोड़ता है। यहीं से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की भी शुरुआत होती है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यानी यहां से चीन सिर्फ भारत पर ही नजर नहीं रखेगा, बल्कि पाकिस्तान जिस पर उसका पहले से ही कंट्रोल है, उसके साथ ही अफगानिस्तान पर भी वो नजर रख सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसी लावारिस जगह की जिस पर कोई भी देश अपना हक नहीं जताना चाहता। तो आज के दौर में जहां दुनिया के तमाम देश जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में भिड़ जाते हैं, बड़ी जंग हो जाती है, वहीं अफ्रीका के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जिसे कोई अपना ही नहीं कहना चाहता। इसे कहते हैं बिर ताविल। करीब 2060 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका मिस्र और सूडान के बीच है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही देश इसे अपना मानने से इनकार करते हैं। इसकी कहानी लगभग 100 साल पुरानी है। जब वहां अंग्रेजों का राज था, तब उन्होंने 2 अलग अलग नक्शे बना दिए, एक 1899 में और दूसरा 1902 में। अब पेच यहां फंसा है कि इस बंजर जमीन के बगल में एक और इलाका है जिसे हलाइब ट्रायंगल कहते हैं। वो जगह उपजाऊ है और वहां संसाधन भी है। मिस्र और सूडान दोनों की नजर उस कीमती हलाइब ट्रायंगल पर है, लेकिन नियम ऐसा उलझा है कि अगर किसी ने इस बंजर बिर ताविल पर अपना हक जताया तो उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से कीमती हलाइब से हाथ धोना पड़ेगा।
बस इसी चक्कर में दोनों देश जमीन को एक दूसरे के पाले में धकेल देते हैं। चूंकि ये इलाका किसी देश का नहीं है, इसलिए इसे दुनिया की इकलौती ऐसी जगह माना जाता है जहां कोई सरकार या कोई कानून नहीं चलता। कई बार विदेशी लोग यहां पहुंचे, अपना झंडा गाड़ा और खुद को यहां का राजा भी घोषित कर दिया। कोई अपनी बेटी को राजकुमारी बनाना चाहता था, तो कोई अपना नया देश बसाना चाहता था। लेकिन सच तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दावों का अब कोई महत्व नहीं है। दिखने में यह सिर्फ रेत, पत्थर और भीषण गर्मी वाला इलाका है। यहां तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहता है। ना तो यहां पीने का पानी है, ना खेती है और ना ही कोई घर। बस कभी कभी कुछ खाना बदोश लोग यहां से गुजर जाते हैं। तो कुल मिलाकर बिर ताविल दुनिया का वो अजीबो गरीब हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी किसी चीज की कीमत शून्य भी हो सकती है, अगर उसके साथ कोई बड़ी शर्त जुड़ी हो। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।